हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू दिस सेशन। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, पहले लेक्चर में हमने बात की थी हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ नंबर्स की, नेचुरल नंबर से स्टोरी इर्रेशनल नंबर्स तक और रियल नंबर कैसे बना था वो सारी हमने देखी थी। उसके बाद हमने डेसिमल सिस्टम की बात की थी। डेसिमल्स दो तरीके से हमने डिवाइड किया था, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग बड़े आराम से रैशनल फॉर्म में लिखा जा सकता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो फर्दर कैटेगरी थे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड देन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को भी हमने काफ़ी कंफर्टेबली पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा था। आपको हमने वो तरीके भी दिखाए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को कैसे। उसी को देखते हुए हमने इरेशनल नंबर को भी डिफाइन किया था। इरेशनल नंबर को दो तरीके से डिफाइन किया था, एक वो सारे नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं वो सारे नंबर्स डेसिमल पार्ट जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। हमने पाई की भी बात की थी। पाई को डिफाइन किया था एज ए रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी, बहुत ही अहम था दूसरा लेक्चर। दूसरे लेक्चर में जो हमने बात की थी, जो आइडेंटिटीज ये सब की बात की थी, वो आपके लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैथमेटिक्स में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप देखोगे वो आइडेंटिटीज़ आपके अल्फ़ाबेट की तरह काम करता है, लेटर्स की तरह काम करता है। जिस तरीके से आप इंग्लिश में ग्रामर और लेटर्स पे जितना आधारित होते हैं, उसी तरीके से अलजेब्रा, इनफैक्ट ज्योमेट्री में भी आप देखेंगे कि ये आइडेंटिटीज़ काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो वो आइडेंटिटीज़ क्या थे आप याद करो। सबसे पहले हमने आइडेंटिटी से पहले हमने बात की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, जो हमने पाइथागोरस की बात की थी। हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया था, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम को ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया था। वो आप लोग सबको वो याद होगा। एट द सेम टाइम हमने जो आइडेंटिटीज़ किया था वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा हमने पहला आइडेंटिटी किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सबको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उसके बाद हमने बात की थी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। फिर हमने बात की थी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। फिर हमने बात की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद हमने बात की थी ए प्लस बी के होल क्यूब की, दैट वाज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद हमने बात की थी ए माइनस बी की होल क्यूब की, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद हमने बात की थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, दैट वाज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने बात की थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, क्या था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हमने बात की थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। हमने इसको बड़े अच्छे से डिराइव किया था, दैट वॉज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसके बाद हमने इसके वेरिएशंस की बात की थी कि अगर ये इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो सकता है दो, या तो ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये कहाँ से आया था, हमने क्या किया था, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए को क्या लिखा था, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हमने कहा था ये तभी ज़ीरो होगा जब, क्योंकि ये तीनों स्क्वायर्स स्क्वायर्स के समेशन है। अगर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मतलब तीन पॉजिटिव क्वांटिटी अगर ऐड होकर जीरो दे रही है, इसका मतलब वो तीनों जीरो है। और जीरो कब होगा, जब ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो होगा। एट द सेम टाइम आपके उल्टे भी कहा जा सकता है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू थ्री ए बी सी होगी। ये सारे आइडेंटिटीज़ बहुत अहम थे और इसके हमने प्रूफ भी किए थे। ये सारे आपको रटे होने चाहिए। रटे होने का मतलब है कि बीच रात में अगर 2 बजे भी कोई आपको उठा के ये आइडेंटिटीज पूछता है, तो आपके मुंह पे पट 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 आवाज़ निकलनी चाहिए, सारे आंसर्स सही से निकलने चाहिए। उसके अलावा आपको इन सब के प्रूफ भी पता होने चाहिए। इसको रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने का मतलब क्या होता है, बच्चे लोग रटना शुरू करते हैं, ए सर ये पूरा टेबल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से लेके ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी तक रट लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप रट सकते हो, लेकिन ये आपको ज़्यादा देर तक काम नहीं आएगा, क्योंकि आप रटे हैं, आपने इनके साथ एक मैकेनिकल रिश्ता डेवलप किया है। जो
आप रट रट के एक रिदम के साथ रट रहे हैं तो वो जल्दी ही आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सबको प्रूव करेंगे और एक एक स्टेप प्रूव करेंगे तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। और कभी मान लीजिए जो मेमोरी है कभी कभी धोखा देती है तो भूल भी जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने डिराइव किया है तो आप बड़े आराम से इसको डिराइव बैक कर लोगे। तो इसलिए मेरा बहुत आप लोगों से गुजारिश है कि ये सारे आइडेंटिटीज़ को रटना नहीं है, समझना है, डिराइव करना है और इतनी बार डिराइव करना है कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल वैसे ही आ जाए जैसे आपको अपना नाम याद है, जैसे आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड्स का नाम याद है, जैसे आप अपने पेरेंट्स के बारे में जानते हैं, जैसे आप अपने स्कूल्स के बारे में जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम बात करने जाएंगे इर्रेशनल नंबर की। सबसे पहले इर्रेशनल नंबर हमें समझना होगा कि जैसा कि आपको पता है कि इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल कहता है तो आपको पता है √2, √3, √7, ये सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को, मान लीजिए अगर √2 को मैं किसी रैशनल नंबर के साथ ऐड करता हूँ, क्या इर्रेशनल नंबर को अगर मैं किसी रैशनल नंबर के साथ ऐड करता हूँ तो क्या होगा? ये अभी भी इर्रेशनल होगा। मतलब इर्रेशनल प्लस रैशनल विल गिव यू इर्रेशनल ऑलवेज। इर्रेशनल प्लस रैशनल विल ऑलवेज गिव यू इर्रेशनल। उसी तरीके से इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, जैसे कि मैं कह दूँ √2 - 3, या रैशनल माइनस इर्रेशनल -4 - √3, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? ये भी इर्रेशनल होंगे। तो आपको ये पता चल चुका है कि इर्रेशनल प्लस रैशनल इज इर्रेशनल एंड इर्रेशनल माइनस रैशनल और रैशनल माइनस इर्रेशनल ये भी इर्रेशनल ही होते हैं, क्योंकि आप इनमें किसी को भी p बाई क्यू के फॉर्म में, मैं आगे कुछ सवाल करूंगा जिसमें आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। तो आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है, इर्रेशनल प्लस रैशनल और रैशनल माइनस इर्रेशनल और इर्रेशनल माइनस रैशनल, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों इर्रेशनल ही होते हैं। अच्छा, अगर मैं इर्रेशनल इंटू रैशनल कर दूं, मतलब √2 × 3 कर दूं, तो क्या होगा? ये अभी भी इर्रेशनल है। तो इर्रेशनल प्लस रैशनल इज इर्रेशनल, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल इज इर्रेशनल, इर्रेशनल माइनस रैशनल इज इर्रेशनल, इर्रेशनल इंटू रैशनल इज इर्रेशनल। तो मतलब सारे जितने भी आप इर्रेशनल के साथ रैशनल का कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, इर्रेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर का कोई भी इंटरेक्शन करते हैं, वो रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल में आएगा, प्रोवाइडेड ये रैशनल जीरो ना हो। तो मतलब आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जीरो से, आप डेफिनेटली ये आपको कॉमन सेंस है कि अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो इर्रेशनल नंबर भी जीरो हो जाएगा, तो वो आप कह सकते हैं कि वो रैशनल है। तो नॉन जीरो को आप अगर आप इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इर्रेशनल ही रहेगा। अगर इर्रेशनल अपॉन रैशनल करेंगे, आपको ये ध्यान देना है कि रैशनल शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो इर्रेशनल अपॉन रैशनल भी इर्रेशनल ही होगा। और आपसे कोई पूछे रैशनल अपॉन इर्रेशनल, तो भी इर्रेशनल ही होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रैशनल और इर्रेशनल के सारे इंटरैक्शंस में, रैशनल और इर्रेशनल के सारे इंटरैक्शन में आउटपुट हमेशा इर्रेशनल होगा, आउटपुट हमेशा आई इर्रेशनल होगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो जीरो ना हो, और डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि वो जीरो ना हो। ओके, अगर इर्रेशनल इंटू जीरो है तो वो डेफिनेटली जीरो बन जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। अब क्वेश्चन आता है कि सर दो इर्रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, ये क्या होगा? तो इसमें मेरा सवाल है कि मुझे नहीं पता, जब तक मैं दोनों इर्रेशनल नंबर को देखूंगा नहीं, मैं बता नहीं सकता। ये रैशनल भी हो सकता है और ये इर्रेशनल भी हो सकता है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि 2 + √3, ये एक इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं इसमें 4 + √3 ऐड कर दूं तो डेफिनेटली ये क्या होगा? 6 + 2 √3, है ना? 2 और 4 ऐड हो जाएगा और √3 + √3 क्या हो गया? 2 √3। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो इरेशनल हुआ। लेकिन अगर मैं 2 + √3 को 4 - √3 से ऐड करूँ, किससे ऐड करूँ? 2 + √3 को 4 - √3 से ऐड करूँ, दोनों इरेशनल नंबर है, तो आप देखोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो इरेशनल प्लस इरेशनल could be rational, could be irrational, depend on the scenario. ठीक है, ओके। सिमिलरली
इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल अगेन डिपेंड्स ऑन द सिनारियो. इट कुड बी रैशनल, इट कुड बी इरेशनल. एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो कह दो 2 + √3 माइनस 7 + √3. ये डेफिनेटली रैशनल है क्योंकि 2 से √3 से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 - 7 -5 हो जाएगा. इस सिनारियो में ठीक है. अगर मैं कह दूँ 2 + √3 माइनस 7 -√3 तो आपको पता है कि ये रैशनल है. 2 + √3 प्लस 7 - 2√3, सॉरी माइनस का है, ये भी इरेशनल है. तो इरेशनल माइनस इरेशनल आपको चेक करना होगा कि इट कुड बी रैशनल, इट कुड बी इरेशनल. ओके. सेम वे irrational into irrational depends, it could be rational, it could be irrational until unless we look. आप देख सकते हैं जैसे अगर मैं कहूँ 2 + √3, अगर 2 + √3 को मैं 2 - √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको पता है a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², दैट विल मेक इट 4 - 3, दैट इज 1. तो यहाँ पे डेफिनेटली रैशनल हो गया. अगर मैं 2 + √3 को 4 - √3 से मल्टीप्लाई करूँ तो देखिए क्या होगा. 2 4 के साथ जाएगा 8, 2 - √3 के साथ जाएगा -2√3, 4 √3 के साथ जाएगा 4 √3 एंड देन -3. तो आप देख सकते हैं 8 - 3 इज 5 एंड 4 √3 विच इज़ एन इर्रेशनल नंबर. तो हमें डेफिनेटली पता नहीं है, हम जब तक नंबर्स को देखेंगे नहीं हम बता नहीं सकते कि कौन रैशनल है कौन इर्रेशनल है. एंड सेम स्टोरी इफ इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल की बात हो, इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, देन अगेन वी हैव टू लुक दैट वेदर इट कुड बी रैशनल, इट कुड बी इरेशनल. अब मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं और उसे कहते हैं कॉन्जुगेट. क्या कहते हैं इसे? कॉन्जुगेट ऑफ एन इरेशनल नंबर. इसका मतलब क्या होता है? जैसा कि आपने देखा कि अगर मैं एक इरेशनल नंबर लूं और उसके साथ दूसरा इरेशनल नंबर लूं और उन दोनों को ऐड करूं तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है. वैसे ही आपने देखा कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर लूं उसका प्रोडक्ट लूं तो प्रोडक्ट इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, राइट. अब ये कॉन्जुगेट किस चिड़िया के नाम है ये हम समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले देखते हैं. जैसे मान लो मेरा एक नंबर है, लेट्स से द नंबर इज 5 + √7. ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, आप लोग सब मानते हो. ठीक. अब ये जो इरेशनल नंबर है 5 + √7, अब मैं इसको मैं आपको बहुत सारे ऐसे इरेशनल नंबर्स के पेयर दूंगा जिसका प्रोडक्ट, जिसका सम हमेशा रैशनल होगा. जैसे अगर मैं इसको -√7 के साथ ऐड करूं तो क्या होगा? डेफिनेटली रैशनल. अगर मैं 1 - √7 के साथ करूं तो आपको पता है क्या होगा? रैशनल. अगर 2 - √7 के साथ करूं तो रैशनल. ऐसे करके 5 - √7 के साथ करूं तो रैशनल. 7 - √7 के साथ करूं तो मतलब अगर मैं -√7 पार्ट बना रहा हूं, अगर 5 + √7 है तो किसी भी फॉर्म में -√7 अगर मैं ऐड कर दे रहा हूं, रैशनल प्लस -√7, रैशनल के साथ अगर मैं -√7 ऐड कर दे रहा हूं तो ये जो इरेशनल नंबर का सेट बनेगा वो इसके सम के साथ क्या करेगा? इसको रैशनल बना देगा. ये बात आपको समझ में आ रहा है? ओके. मान लीजिए सेम नंबर 5 + √7. उसी तरीके से अगर मैं एक और सेट बना रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा. अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं अगर 5 - √7 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, 5 - √7 के साथ, तो क्या होगा आंसर? 5² - √7 का स्क्वायर, दैट इज 25 - 7. आपको पता है
5 प्लस रूट 7 इंटू 5 माइनस रूट 7। आपको पता है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 7, दैट बिकम्स 18, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ 5 प्लस रूट 7 इंटू 5 माइनस रूट 7 का प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा, जस्ट अ सेक, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा रैशनल, राइट। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 10 माइनस 2 रूट 7 कर दूं, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, आप देख सकते हो 5 प्लस रूट 7, 10 माइनस रूट 2 रूट 7 में 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा 5 माइनस रूट 7। तो आपको पता है 5 प्लस रूट 7 इंटू 5 माइनस रूट 7 रैशनल है, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसी तरीके से अगर मैं 15 माइनस 3 रूट 7 कर दूं तो भी। तो आप ये बात ऑब्जर्व कर रहे होगे कि यहाँ पे ये सारे नंबर जो मैं लिख रहा हूं वो 5 माइनस रूट 7 के मल्टीपल में लिख रहा हूं। अगर मैं 5/2 माइनस हाफ रूट 7 भी लिख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने हाफ कॉमन ले लिया। तो मैं 5 माइनस रूट 7 का कॉमन कुछ भी लेके मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो वो ये सारे वो इरेशनल नंबर्स होंगे जो इसके साथ मल्टीप्लाई होने से रैशनल बन जाएंगे। और अगर आप गौर से देखिएगा तो ये सारे वो इरेशनल नंबर जो इसके साथ ऐड होने से रैशनल बन जा रहे हैं। तो इन दोनों में ये सारे ऐड के लिए एलिजिबल हैं और ये सारे प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये सारे एडिशन के लिए एलिजिबल है रैशनल बनाने के लिए और ये सारे प्रोडक्ट के लिए। तो इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, देखो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 5 माइनस रूट 7, सिर्फ यही कॉमन है। देखो दोनों में देखो क्या है, 5 माइनस रूट 7 कॉमन है। इसका मतलब क्या है, ये एक इकलौता इरेशनल नंबर है जो 5 प्लस रूट 7 के साथ प्लस एंड मल्टीप्लाई, मतलब एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन के होने के दोनों चीज करने से ये रैशनल बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही अमेजिंग पार्टनर हैं। तो ऐसे दो पार्टनर को हम क्या कहते हैं, ऐसे दो पार्टनर को हम कहते हैं कॉन्जुगेट। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट। मतलब इन दोनों को ऐड करने से रैशनल बन जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी रैशनल बन जाएगा। आप बहुत सारे इनफिनाइट इरेशनल नंबर्स बता सकते हैं जो 5 प्लस रूट 7 से ऐड होने से रैशनल बना दे। आप इनफिनाइट इरेशनल नंबर्स बता सकते हो जो मल्टीप्लाई होने से प्रोडक्ट रैशनल बना दे। लेकिन सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर बता सकते हो जो एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन करके दोनों रैशनल बन जाता है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, ये दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। 5 प्लस रूट 7 का सोलमेट है 5 माइनस रूट 7 और 5 माइनस रूट 7 का सोलमेट है 5 प्लस रूट 7। तो आपको आइडिया समझ में आ गया है। तो अगर मैं 2 प्लस रूट 3 का सोलमेट आपसे पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे 2 माइनस रूट 3। लेकिन देयर वुड बी इन्फिनाइट नंबर्स जो 2 प्लस रूट 3 से ऐड करने पे रैशनल बन जाएंगे एंड देयर वुड बी इन्फिनाइट इरेशनल नंबर जो इससे मल्टीप्लाई करने पे भी रैशनल बन जाएंगे। लेकिन अकेला बंदा होगा जो दोनों ऑपरेशंस में इरेशनल बनाएगा और वो अकेला बंदा है 2 माइनस रूट 3। तो अगर आपको कोई नंबर देता है p प्लस रूट क्यू, तो आपसे कोई पूछता है इसका कॉन्जुगेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इसका कॉन्जुगेट है p माइनस रूट क्यू। p प्लस रूट क्यू का अगर कोई पूछता है कॉन्जुगेट क्या है तो आप बोलोगे p माइनस रूट क्यू, क्योंकि इन दोनों को ऐड भी करो तो 2p होगा और मल्टीप्लाई भी करो तो p स्क्वायर माइनस क्यू होगा। और p और q क्या है, p और q एनी रैशनल नंबर है। तो p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या है, तो रूट 3 का कॉन्जुगेट माइनस रूट 3। रूट 5 का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस रूट 5। तो अगर आपसे कोई पूछता है रूट r का कॉन्जुगेट क्या है तो माइनस रूट r। ओके, ये आइडिया है कॉन्जुगेट का। आगे हम रैशनलाइजेशन सीखने से पहले मैं आपका कुछ एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आप लोग ऑलरेडी 8th में एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे और कुछ थोड़ा सा आइडिया आगे पहुँचा देता हूँ आपको। सबसे पहले कोई लिखता है a टू द पावर m, इसका मतलब क्या होता है, आप जब एक्सपोनेंट देखते हो a टू द पावर m, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, कितनी बार a मल्टीप्लाई हो रहा है, m टाइम्स, आपको पता है, राइट, दिस इज द आइडिया। ओके, तो अब इस डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, ये आपके बेसिक्स है, इसको ध्यान में रखते हुए आपसे अगर कोई पूछता है,
आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो आप देख रहे हो दोनों का बेस सेम है। क्या है? इसको बेस कहते हैं और इसको पावर कहते हैं। इन दोनों का बेस सेम है और पावर, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? ए m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू ए n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले ब्रैकेट में a m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे ब्रैकेट्स में a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल कितने a हैं? m प्लस n। तो मैं ये कह सकता हूँ a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n। इसे आपको ध्यान में रखना होगा। a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है अच्छा सर ये बताइए a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n का मतलब क्या होता है? तो आप फिर से वैसे सोच सकते हो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितने टाइम्स? m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे कितने a हैं? a इंटू ए इंटू ए n। तो बेसिकली ऊपर m a है और नीचे n a है। तो जितने भी n a नीचे हैं वो ऊपर वाले में काट देंगे तो बचेगा m माइनस n। कितने बचेंगे? a m माइनस n। तो मैं कह सकता हूँ a टू द पावर m माइनस n। ओके, राइट। तीसरी चीज आपसे पूछी जाती है वो क्या है? a टू द पावर 0 क्या होता है सर? a टू द पावर 0 क्या होता है? बिल्कुल आप ऐसे कहोगे a टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 3 क्या होता है? 3 माइनस 3 क्या हो गया? a टू द पावर 0 क्या होता है? ये 1 होता है। तो किसी भी रियल नंबर पे अगर पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? a टू द पावर 0 1। ध्यान में रखिएगा a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 टू द पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1। बेसिकली इट इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। आप अभी के लिए कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। 0 पे पावर 0 हमें नहीं पता क्या होता है। ओके, तो 0 टू द पावर 0 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 1। तो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये सारे रियल नंबर के लिए है। उसी तरीके से a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n सारे रियल नंबर के लिए है। a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n ये भी सारे रियल नंबर के लिए हैं। और a टू द पावर 0 सिर्फ उनके लिए हैं जो 0 से इक्वल नहीं है, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारे रूल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है a टू द पावर माइनस 1 की मतलब क्या होती है? तो आप इसको बिल्कुल ऐसे देख सकते हो a स्क्वायर अपॉन a क्यूब। इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर में 2a हैं और डिनोमिनेटर में कितने हैं? तो आपने कहा 1 बाई a, जिसको आप ये भी लिख सकते हो a टू माइनस 3 विच इज a टू द पावर माइनस 1। सो a टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपको पता है क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। आपको आर्यभट्ट ने बता रखा है। ओके, उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज a टू द पावर माइनस m, तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन a टू द पावर m, क्योंकि आप a टू द पावर माइनस m को, सिंपल सी बात है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो टू द पावर m माइनस 1। आपने ये भी आइडेंटिटी पढ़ी होगी a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज समझाना पहले जरूरी समझूंगा। ऐसे देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3 तो आप क्या आंसर दोगे? मैं बक्सरा बच्चों से ये सवाल पूछता हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे 90% बच्चे, आप में भी बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिख दोगे 2 द पावर 12 विच इज़ अ रॉन्ग आंसर। विच इज़ अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3 का आंसर 2 द पावर 12 होता है। और 2 टू द पावर 4 टू द पावर 3 का मतलब होता है 2 टू द पावर 64। मतलब 2 पे 4 का क्यूब है। 2 के पावर क्या है? 4 का क्यूब। तो ये 2 टू द पावर 60 होता है। और जब 2 टू द पावर 4 का ब्रैकेट पे 3, इसका मतलब है कि 2 टू द पावर 4 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4, तो आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 इंटू 3। तो आपसे इससे अगर आपको कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सर बताइए a टू द पावर m टू द पावर n क्या होगा, तो आप बोलोगे a टू द पावर mn। और अगर आपसे कोई पूछता है a टू द पावर mn इज इक्वल टू a टू द पावर mn, तो आप बोलोगे नो, इट इज नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। अंडरस्टूड? आपको ये ध्यान में रखना होगा। उसी से अभी हमने सीखा a टू द पावर माइनस m को कैसे हैंडल करेंगे। इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन a टू द पावर m।
ठीक है। उसके बाद आपसे कोई पूछेगा कि सर ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम क्या होगा। अब आप देखिए कि बेस चेंज कर दिया है दो में, लेकिन पावर अभी भी सेम है। ए एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से और बी एम टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी टू द पावर एम। ओके, सेम वे अगर आपसे कोई पूछता है ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एम, अगेन बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। देखिए इसमें आप ऐड मत कर देना क्योंकि बेस डिफरेंट है, इसमें आप माइनस मत कर देना क्योंकि बेस डिफरेंट है, तो आप सबको ब्रैकेट में ले जाके काम कर सकते हो। ठीक है, एक इक्वेशन वाला बात कहूँगा, अगर आपको ऐसा कुछ इक्वेशन मिलता है ए टू द पावर एम इज इक्वल टू बी टू द पावर एम, अगर ये आपको ऐसा इक्वेशन मिलता है कि मतलब ए के पावर एम इज इक्वल टू बी की पावर एम, इसका मतलब है पावर दोनों का सेम है, बेस पता नहीं, लेकिन बेस पे अगर पावर सेम होने पे दोनों इक्वल हो रहा है, इसका मतलब बेस दोनों का सेम है। तो आप तुरंत कह सकते हो अगर ए टू द पावर एम इज इक्वल टू बी टू द पावर एम, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी। मतलब अगर आपसे कोई बोलता है ए क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, तो आप बता सकते हो कि ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 2 होगी। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन, अब क्या है इसमें, अब बेस सेम कर दिया, इस इक्वेशन में क्या कर दिया, बेस सेम कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है 2 टू द पावर m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, तो आप बताइएगा m की वैल्यू क्या होगी, आप लिख सकते हो m इज इक्वल टू 4। तो 8 टू द पावर m इज इक्वल टू 8 टू द पावर n है, तो आप सीधे लिख सकते हो m इज इक्वल टू n। ओके बच्चे लोग, अब एक रेडिकल पावर का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए क्या होता है, आप जब रूट ए लिखते हो, अगर आप इसको पावर में लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो 8 टू द पावर हाफ। अगर आपको कोई दिया है क्यूब रूट ए, तो आप इसको लिख सकते हो ए टू द पावर 1/3। जस्ट अ वे ऑफ नोटिफिकेशन, और कुछ नहीं, इट्स नथिंग लाइक बिग, आपको बस नोटिफिकेशन में समझा रहा हूँ। अगर आपको लिखा हुआ है बेस पावर मतलब फोर्थ रूट ऑफ ए, तो आप उसको लिख सकते हो ए टू द पावर 1/4। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर बाई 5। तो आपको आइडिया समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई लिखता है ए टू द पावर 1/n, इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ ए। ओके, आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है ए टू द पावर m/n, ए टू द पावर m/n, तो आप लिखोगे √n/an, मतलब nth रूट ऑफ ए टू द पावर m। ये आपका क्लैरिटी ला रहा है कि हम पावर्स को कैसे हैंडल करेंगे, चाहे वो सर्ट्स हो या कोई भी चीज़ हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अब हमको ये समझना है कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बता रखा हूं कि आपको इरेशनल नंबर्स मैं दूंगा, तो आपको उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको रैशनल बना सकते हो सेम नंबर, किस नंबर से मल्टीप्लाई करके। लेकिन आप कॉन्जुगेट का भी कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। तो अगर मैं आपको ऐसा कुछ सवाल देता हूँ कि 1/2 प्लस √3 है, क्या है 1/2 प्लस √3, और मैं इसे इसके डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, इसके डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहता हूँ, मतलब इसके डेनोमिनेटर को मैं रैशनल नंबर बनाना चाहता हूँ। ये इरेशनल नंबर है और मैं इसके डेनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना चाहता हूँ, डेनोमिनेटर को, तो जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। तो आप बताइए 2 प्लस √3 का कौन सा पार्टनर मैं बुलाऊं कि इसका प्रोडक्ट रैशनलाइज हो जाए, उसका डेनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए। तो आपको पता है कि कॉन्जुगेट भाई सबसे अच्छे होते हैं, उनको ऐड भी कर दो और या सब मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में वो क्या करते हैं, वो रैशनल बना देते हैं। तो मैं 2 प्लस √3 को 1/2 प्लस √3 को रैशनलाइज करने के लिए क्या करूँगा, 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 से। अब बताओ मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 माइनस √3 क्यों लिखा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने एक्चुअली में 1 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन और 2 जो भी ऊपर है वही नीचे है, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। अच्छा, अब मैं न्यूमरेटर को ऊपर एज इट इज छोड़ दिया, 2 माइनस √3 इंटू 1, दैट इज 2 माइनस √3। और डेनोमिनेटर आपको पता है 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। आपको पता है ये कैसे हैंडल करेंगे, आपको पता है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 माइनस 3, दैट इज 1। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना डेनोमिनेटर रैशनलाइज कर लिया इस तरीके से। तो आपको जब भी डेनोमिनेटर रैशनलाइज करने को आए तो आप इस तरीके से अपना डेनोमिनेटर रैशनलाइज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन हो 3 प्लस √5 अपॉन
4 प्लस रूट 3, ऐसा मान लीजिए सवाल है। और आपसे कह रहा है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। क्या कर रहा है? रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो आपको न्यूमरेटर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे क्या कर सकते हैं, 4 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। आपने डेनोमिनेटर को हैंडल कर लिया, क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 3, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, और ऊपर आप नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 प्लस रूट 4 इंटू 4 माइनस रूट 3। आपको ऑलरेडी पता है ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी क्या होता है। ए को सी से मल्टीप्लाई किया जाता है, ए को डी से मल्टीप्लाई किया जाता है, बी को सी से, बी को डी से। तो आप चारों को 4 टर्म्स आते हैं। तो इसी तरीके से 3 प्लस रूट 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 4 12, और 3 को रूट 3 से करूँगा तो माइनस 3 रूट 3, 5 रूट 5 को 4 से करूँगा तो 4 रूट 5, और रूट 5 इंटू माइनस रूट 3 इज रूट 15 अपॉन, आपको पता है 16 माइनस 3 दैट इज 13। इसमें 12 अकेला रैशनल नंबर है। अब 3 माइनस 3 रूट 3 अकेला इरेशनल नंबर है, मतलब डिफरेंट इरेशनल नंबर है, ये डिफरेंट इरेशनल नंबर है, और ये, तो मेरा ये आंसर होगा जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मेरा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। ओके बच्चा, तो इस तरीके से आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चंस बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ क्या कहते हैं रेडिकल पावर्स के रूल्स को एक बार मैं फिर से आपका ब्रीफ कर दूंगा, उसमें कुछ नया नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ रूट ए बी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, दैट्स ओके। ध्यान रखिए ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दूसरा, अगर आपसे कोई पूछता है रूट ए अपॉन बी को कैसे हैंडल करोगे, तो आप कह सकते हो रूट ए अपॉन रूट बी। ओके, अगर आपको कोई बोले रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी हैंडल करना है, तो आपको ये हैंडल करना आता है। ये क्या फॉर्म है, ये फॉर्म है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आपको पता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो रूट ए प्लस रूट बी होता है ए प्लस, तो मैं कह सकता हूँ रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी इज रूट ए का होल स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, विच मेक्स इट ए माइनस बी। ओके, अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, अभी हम उतने देर से कर रहे हैं, ये एक दूसरे का पार्टनर है। कौन सा पार्टनर है, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। तो आपको पता है इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी। अगर आपसे कोई पूछता है सर व्हाट इज़ रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, आपको ये बिल्कुल आप जैसे बाइनोमियल्स को हैंडल करते हैं वैसे ही हैंडल करेंगे। रूट ए इंटू रूट सी इज़ रूट ए सी, रूट ए इंटू डी इज़ रूट ए डी, रूट बी इंटू सी इज रूट बी सी, एंड रूट बी डी इज रूट बी डी। हो गया, आप बिल्कुल इस तरीके से हैंडल करेंगे। और अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसीलिए मैं इस सारी चीज़ों की आइडेंटिटीज आपको पहले से रिवाइज करा दिया ताकि आपको इस रेडिकल्स के पावर्स को हैंडल करने में तकलीफ ना हो। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। आपको पता है रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, सॉरी रूट ए का स्क्वायर ए होगा, और रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी, और 2 रूट ए बी हो जाएगा 2 रूट ए बी। ठीक है, ओके। चलिए अब सवाल करते हैं। पहला सवाल बिल्कुल आसान है, क्लास 8 का सवाल है। आपको क्या करना है, आपको 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं 1/3 और 1/2 के। अगर आप नंबर लाइन पे अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे देखूं, ये आपका नंबर लाइन है, तो आपको पता है ये मान लीजिए 1/3 है, तो ये आपका 1/2 है। आपको पता है 1/2 1/3 से बड़ा होता है। तो आपको 3 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। आप बहुत सारे तरीके जानते होंगे। आप ये जानते हैं कि ये 0.333 है और ये 0.5 है, तो आप कह सकते हो 0.34, 0.4, 0.44, ऐसे करके आप बहुत सारे इरेशनल नंबर बता सकते हो। एक और तरीका है कि 1/3 है, 1/2 है, तो सर इसको मैं लिख सकता हूँ 2/6, इसको लिख सकता हूँ 3/6। इसके से काम नहीं चलेगा तो मैं इसको लिख देता हूँ 6/18, और इसको लिख देता हूँ सर 9/18, और बीच में मैं 7/18, 8/18, कोई भी ऐसे 3 नंबर लिख देता हूँ। तो इसमें कोई, ये बड़ा आसान सा सवाल है। आप लोग सब बचपन में, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा है जो 9th में ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपको थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ेगा। इट्स वेरी हाई टाइम। हमने जो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया है उसमें बिल्कुल ये चीज़ आपके टेस्ट की गई होगी।
ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कब बन जाता है, जब मैं आपको बोलूं कि फाइंड द 3 irrational numbers between 1/2 and 1/3 which are equi-spaced। क्या है? which are equi-spaced। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये आपका नंबर है, लाइन है, और मैं कह रहा हूँ ये आपका, और ये आपका 1/3 है, ये आपका 1/3 है, और ये आपका 1/2 है। और मैं चाहता हूं कि आप 3 ऐसे रैशनल नंबर्स दें जो इक्वी स्पेस्ड हैं। इक्वी स्पेस्ड मतलब क्या है? आपको 3 रैशनल नंबर्स चाहिए जो इक्वी स्पेस्ड है, मतलब 1 रैशनल, सेकेंड एंड थर्ड। इसका मतलब तीनों इक्वी स्पेस्ड है। इसका मतलब क्या है? ये 3 रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। इक्वी स्पेस का मतलब है कि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस सेम हो। तो आप देख रहे हो हमें 3 रैशनल नंबर इक्वी स्पेस निकालना है, तो उसका मतलब क्या है? 3 कट्स हमने दिए, 3 कट्स मतलब 4 इक्वल पार्ट्स। तो आपको ये 4 इक्वल पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको बताना है एबीसी क्या है। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स निकालने के लिए मुझे इस पूरे लेंथ को जानना पड़ेगा। ये लेंथ क्या है जिसका हमने 4 इक्वल पार्ट किया है? तो इसका लेंथ निकालना बहुत आसान है। आपको पता है हाफ माइनस 1/3, राइट? ये आपका लेंथ दे देगा। क्यों दे देगा? अगर मान लीजिए आपको मैं ये नंबर लाइन देता हूँ, बहुत सारे लोग अगर कंफ्यूज हो गए हैं तो आप देख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ये 5 है और ये 9 है, अगर मैं पूछूँ ये डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 4। कैसे बोला आपने 4? 9 - 5। तो अगर मैं पूछता हूँ ये हाफ है और ये 1/3 है, तो डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? हाफ माइनस 1/3। क्या होता है हाफ माइनस 1/3? 6, 3, 2, 1/6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? This length is 1/6, right? This length is 1/6. This complete length is 1/6. अब मुझे इसको 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड करने, क्या करने? 4 इक्वल पार्ट में। तो आपको पता है 1/6 डिवाइड बाई 4 क्या होता है? 1/24। तो आपको पता चल गया ये लेंथ 1/24 है, ये लेंथ 1/24 है, ये लेंथ 1/24 है, ये लेंथ 1/24 है। तो मैं कह सकता हूँ ये 1/3 और ये 1/2। दूसरा कलर ले लेता हूँ, लेट्स टेक रेड। तो ये जो A है, ये जो B है, ये जो C है, इन A और इसके बीच की दूरी 1/24 है, ये 1/24 है, ये 1/24 है, ये 1/24 है। 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8/24। क्या लिख सकता हूँ? 8/24। 1/3 को मैं 8/24 लिख सकता हूँ, और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12/24। तो अब मुझे 124 ऐड करना है, तो A क्या हो जाएगा? 8/24 प्लस 1/24 क्या हो गया? 9/24। B मुझे लिखना है, B क्या है? A प्लस 1/24। A क्या है? 9/24 प्लस 1/24, तो क्या हो गया? 10/24। और C क्या है? B प्लस 1/24 विच इज़ 10/24 प्लस 1/24 क्या हो गया? 11/24। इस तरीके से हम इक्वी स्पेस। तो अगर आपको कोई भी 2 नंबर दिया है, उसमें आपको n इक्वी स्पेस रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे? आप वो दोनों रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, आप वो दोनों का लेंथ निकालेंगे। आपने n कट्स दिया है तो कितने इक्वल पार्ट्स बनेंगे? n+1, क्योंकि एक कट में 2 पार्ट बनते हैं, 2 कट में 3 पार्ट, 3 कट में 4 पार्ट, तो n कट में n+1 पार्ट। तो लेंथ डिवाइडेड बाई n+1, हर लेंथ का पार्ट आ गया। आप पहले नंबर से ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं और आप सब्सिक्वेंट अपने सारे नंबर्स को बता सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था, 0.47 को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको मैं जल्दी से बता दूं कैसे इसको करेंगे। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करना जानते होंगे। ये सारे मुझे असाइनमेंट्स में चाहिए। p/q इज़ 0.47, राइट? और मुझे p/q के फॉर्म में लाना है, तो मैंने n पहले लिख दिया। n इज़ 0.47। 0.47 का मतलब क्या होता है? 47 47 47 गोज ऑन टिल नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं इसको 100n से मल्टीप्लाई करूँगा। 100 पहले 10n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो बच्चे मिस कर रहे हैं वो देख लें। तो क्या बन गया? 4.7474747। आप गौर से देखोगे n और 10n का डेसिमल पार्ट डिफरेंट है। एक 7 से स्टार्ट हो रहा है, एक 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूँगा? 100n कर दूंगा। तो 47.474747 एंड इट गोज ऑन। तो 100n का डेसिमल पार्ट और n का डेसिमल पार्ट सेम है,
तो मैं क्या दोनों इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो 100n माइनस एन इज 99n, 100n माइनस एन इज 99n। मुझे डिटेल चाहिए, जब आप असाइनमेंट भेजेंगे तो डिटेल सॉल्यूशन भेजना। और 47.474747 माइनस 0.4747, तो ये डेसिमल पार्ट और ये डेसिमल पार्ट कट जाएगा क्योंकि दोनों का डेसिमल पार्ट सेम है। यू विल बी लेफ्ट विथ 47, सो द आंसर इज गोइंग टू बी 47/99। सो P by Q इज 47/99। आई होप यू गॉट इट। ओके, अगर आप मिस कर रहे हो तो पहला लेक्चर फिर से देखो, आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया। तीसरा है, विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको याद होगा हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर आप P by Q में आपको बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपने रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप दोनों को कॉमन फैक्टर, आप दोनों का HCF1 निकाल दोगे, आप उसको एकदम को प्राइम बना दोगे, और को प्राइम बनाने के बाद आप अपने डेनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे। अगर आपके डेनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर दिखता है, 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर दिखता है, तो आप कह सकते हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर आपको 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं दिखता तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो लेक्चर 1 देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 13/64 ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसा कि आप देख रहे हो, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में 13/64 जो आप देख सकते हो बड़े आराम से कि ये ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और आप देख रहे हो डेनोमिनेटर में 64 है। 64 इज बेसिकली 2 to the power 5 is 32 2 to the power 6। 2 को जब आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 64 आता है। आपको ना 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है, तो आप इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे इसे आप? टर्मिनेटिंग डेसिमल। आज ये 7/80 ऑलरेडी आपका 7/80 अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑलरेडी ये कौन से फॉर्म में है? ये को प्राइम फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब 80 का अगर मैं फैक्टराइज कर दूं तो 16 into 5 होता है 80, विच इज 2 to the power 4 into 5 होता है। Again, I definitely see there is no prime number other than 2 and 5, so I can say this is also terminating decimal. Okay, आइए थर्ड में देखते हैं। थर्ड है 25 to the power 2 cube 5 to the power 7 into 7। इसको आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। 25 को आप क्या लिख सकते हो? 5 स्क्वायर लिख सकते हो, और 5 स्क्वायर से ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 1 आ गया है। डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास 2 क्यूब 5 to the power 5 और 7 अकेला प्राइम नंबर दिख रहा है। तो मैं डेफिनेटली क्या कह सकता हूँ? आपको पता है क्या कह सकता हूँ? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या है? 75/1230। ओके, तो आपको 3 का फैक्टर अगर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं ले जाते तो आपको एक गलत फहमी होती क्योंकि 3 नीचे दिख रहा है, राइट? तो आप इसको क्या करेंगे? 325 3 4 10, 410 नीचे आ गया। अगेन 5 से हो जाएगा, 5 5 5 एंड 5 82। तो 5/82 आपको पता है 82 का मतलब क्या होता है? 2 into 41। आपको पता है 41 एक प्राइम है जो 2 और 5 के अलावा दूसरा प्राइम दिख रहा है। तो मैं इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरैशनल नंबर बन जाता है, ये आपको पता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट, यू जस्ट हैव टू टेल वेदर द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, प्रूव दैट √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसको प्रूव करने के 2 तरीके होते हैं। पहले मैं आपका नॉर्मल तरीका बताऊंगा जो आपका डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन में जानते हैं कि इरैशनल नंबर वो होते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, राइट? आप ऑलरेडी स्क्वायर रूट क्लास 8 में निकालना सीखते हैं। तो अगर आप 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं 2 को ऐसे लिख दूँ 2.000, जैसा कि आपको याद होगा पेयर बनाया जाता है। ओके, अब मैं यहाँ से 1 1 1 1 into 1 क्या होता है? 1। 2 - 1 इज़ 1, यहाँ पे 2 आ गया। आपको पता है पॉइंट डालना है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट डाला तो ये पॉइंट हट गया। ओके,
अब मैं सीधे यहाँ से डबल ज़ीरो गिरा सकता हूँ, डबल ज़ीरो मैंने गिरा दिया। अब आपको पता है यहाँ पे मुझे वो नंबर्स डालने हैं और वही नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करने हैं ताकि ये 100 से कम रहे। तो आपको पता है 25 5 ज़ा 125 होता है, तो मैं अगर 4 डाल देता हूँ, 24 4 ज़ा 96, तो ये क्या हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 24 + 4 क्या हो जाता है, 28। अगेन आई नीड टू फिल वन नंबर। अब आप ये सीधे नेचुरली इधर आ जाएगा। अब मुझे एक ऐसा नंबर डालना है जो अगेन 400 से कम हो। 282 नहीं डाल सकता क्योंकि 564 हो जाएगा, तो मैं 1 डाल देता हूँ, तो क्या हो गया, 281। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 400 में से 281 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या बचता है, 119। अगर आप ये सब भूल चुके हो तो आप प्लीज़ रिवाइज करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। 282 अगेन आई नीड समथिंग हेयर, आई नीड समथिंग हेयर, द सेम नंबर। तो क्या हो उससे ऐसा, और मैं डबल ज़ीरो यहाँ से गिरा सकता हूँ, तो मुझे ऐसा नंबर मिले कि मैं इसके अंदर रहूँ, मतलब 11,900 के अंदर रहूँ। तो 284 है, 2800 है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11,200 कुछ समथिंग आएगा। तो आई कैन कंफर्टेबली से 5 में 1400 में चला जाऊँगा और 4 में 14,000 में चला जाऊँगा, 5 में, और 4 में मैं देख लिए क्या होगा, 2824 इंटू 4 देखिए क्या होगा, 96 एंड 11,396, 11,396। so I can write। तो आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो यू विल सी दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड इट इज नॉट इवन रिपीटिंग द पैटर्न। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे, आप आगे देख लो, ये 1 नहीं आएगा, दूसरी चीज़ें आएंगी। आप देख लो, अगर 900,396 करोगे तो इट वुड बी समथिंग लाइक 504 आएगा, और फिर आप डबल ज़ीरो ले आओगे और 2824 के आगे 2828 आ जाएगा, फिर आप देखोगे डिफरेंट आने लगेगा। तो आप कम से कम 4-5 डेसिमल्स निकाल के देखना और देखना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। सो यू कैन से √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब आपको मैं एक प्रूफ बताने जा रहा हूँ, जो प्रूफ होता है प्रूफ थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में आपको प्रूफ करने के कुछ तरीके होते हैं। एक मैथमेटिक्स में प्रूफ करने का तरीका होता है प्रूफ थ्रू डिडक्शन। प्रूफ थ्रू डिडक्शन में क्या होता है, डिडक्शन में आप अपनी स्टोरी स्टेप 1 से शुरू करते हो और आप अपनी लॉजिक स्टेप 1 से आगे बढ़ते जाते हो एंड देन यू कम टू योर आउटपुट। स्टेप बाय स्टेप आप लॉजिक बिल्ड करते हो। जो आपने क्लास 9th में कुछ ज्योमेट्री में, क्लास 8th में आपने शायद प्रूफ नहीं किया होगा, 9th में अब आप प्रूफ सीखोगे। आप क्या क्लास 9th की ज्योमेट्री में जब आप जाओगे तो आपको मैथमेटिकल प्रूफ बताया जाएगा क्या होता है। दूसरा मैथ्स में प्रूफ होता है इंडक्शन से। इंडक्शन से मतलब कि आप इंड्यूस करते हो, आप मानते हो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ट्रू है, फिर आप उसको इंड्यूस करते हो नेक्स्ट चीज़ के लिए और आप देखते हो कि क्या वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिडिटी है तो आप कहते हो हैंस प्रूफ थ्रू इंडक्शन। ये दोनों चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएगी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज कि आप कुछ तरीके से मैथ से प्रूव करते हो। 2 तरीका है, डिडक्शन एंड इंडक्शन। और तीसरा तरीका होता है प्रूफ थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन। क्या होता है, प्रूफ थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन। अब कॉन्ट्रडिक्शन ये होता है कि आप किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन से इसलिए प्रूव करते हो कि मान लो जो चीज़ प्रूव आपको करना है या नहीं करना, आप एज्यूम कर लेते हो उसके विपरीत वाली चीज़, और उसके बाद बोलते हो कि अगर ये ट्रू है तो वो ट्रू नहीं हो सकता। तो आप कॉन्ट्रडिक्शन के तहत प्रूव करते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए, जैसे प्रूफ करना है कि √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो मैं इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मान लूंगा लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। क्या है, √2 बी अ, मैंने √2 को रैशनल नंबर मान लिया। आपको प्रूफ करना है √2 इरैशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन मैंने क्या कर लिया, मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट्स एज्यूम दैट इट्स अ रैशनल नंबर, और मैं देखूंगा कि ये जो मेरा एजम्पशन है वो गलत था। वो होता है प्रूफ थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन। तो मैंने जब इसको √2 को इरैशनल नंबर माना तो मैंने कहा कि √2 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जहाँ में मैंने लिखा कि p एंड q आर इंटीजर्स, और उसके बाद मैंने लिखा z को डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, आप आगे पढ़ोगे। तो मैं कहा p एंड q आर इंटीजर्स, फिर मैंने लिखा q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, आपको पता है ऑलरेडी, और आपने लिखा p एंड q आर को प्राइम। क्या लिखा, p एंड q आर। तो आपने एज्यूम किया कि आपका जो √2 है वो ऑलरेडी किस फॉर्म में है, आई एम सो सॉरी। तो आपने एज्यूम किया कि आपका जो √2 है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। फिर आप आगे बढ़े कि आपने स्क्वायर कर दिया। आई एम सो सॉरी, माय कनेक्शन इज लिटिल लूज राइट नाउ, ओके।
तो आपने एज्यूम कर लिया कि भाई जो p बाई क्यू है वो को प्राइम है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट टू जब आपने कहा तो आपने इसको स्क्वायर कर लिया, तो p स्क्वायर आपने कहा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो आपने क्या कहा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज 2। आपने दोनों साइड को स्क्वायर कर लिया, जिससे आप कह सकते हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। तो मतलब आप कह रहे हो पी स्क्वायर इज 2 इंटू क्यू स्क्वायर, विच मीन्स पी इज इवन, पी इज इवन, क्योंकि p के स्क्वायर में अगर 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब p डेफिनेटली इवन नंबर है, ये आप जानते हो। तो आपने कहा p इवन है, इवन का मतलब क्या हुआ, 2n, मतलब ये जो भी नंबर है ट्वाइस का मल्टीपल है। तो p स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4n स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ p स्क्वायर को, 4n स्क्वायर। इफ p इज 2n तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, इससे पता चल गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। इससे क्या पता चला, इससे पता चला q इज ऑल्सो इवन, p इज ऑल्सो इवन, q इज ऑल्सो इवन। इससे क्या पता चला, p एंड q आर नॉट को प्राइम। क्या पता चला, p एंड q आर नॉट को प्राइम। और हमने क्या एज्यूम किया था, p एंड q आर को प्राइम। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा एजम्पशन गलत था, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम एक बार भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। दो ये आप क्लास 10th में प्रूव करते हो, लेकिन मैं आपको अभी से बता दिया हूँ क्योंकि ये आप हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, आप दो तरीके से प्रूव कर सकते हो। एक तो रूट 3 का स्क्वायर रूट निकाल के, जो आपको क्लास 8 में वो भी आप करके भेजोगे, और दूसरा तरीका आप फिर से वही कर लो कि रूट 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लो। आपने एज्यूम कर लिया कि रूट 3 आपका इरेशनल नंबर है, p एंड q आर को प्राइम। आप उसके बाद क्या करोगे, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3, विच मीन्स p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। इसका मतलब है p इज मल्टीपल ऑफ 3। अगर p स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3 है तो p इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, तो मैं p को लिख सकता हूँ 3n, तो p स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 9n स्क्वायर, जिससे क्या होगा 9n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, जिसकी वजह से मैं लिख सकता हूँ q स्क्वायर इज 3n स्क्वायर, जिसकी वजह से मैं लिख सकता हूँ q इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका मतलब क्या है कि p और q का मल्टीपल ऑफ 3 एग्जिस्ट कर रहा है, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी p एंड q को को प्राइम माना है। इसको भी आप हमारे को असाइनमेंट करके इसमें भेजिएगा। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अगेन इसमें आप बहुत आराम से ये कर सकते हो कि मैं मान लिया 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। तो मैंने 5 माइनस रूट 3 को क्या मान लिया, रैशनल नंबर। फिर मैंने कहा 5 माइनस आर इज रूट 3। आपको ये तो पता है कि रैशनल सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब रैशनल माइनस रैशनल इज अ रैशनल, और 5 माइनस आर इज गोइंग टू बी रैशनल नंबर, एंड रूट 3 आपको पता है, अपने आपने प्रूव किया इज एन इरेशनल नंबर। सो हेंस आर कॉन्ट्रडिक्शन assumption was wrong. So आप कह सकते हो प्रूव थ्रू कॉन्ट्रडिक्शन 5 माइनस रूट 3। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है रूट 2 प्लस रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए। रूट 2 प्लस रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव कीजिए। मैं बार बार ये सारे प्रॉब्लम्स आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप इसको असाइनमेंट में करके हमें भेजें। रूट 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी मान लीजिए, ओके मान लिया, और रूट 2 माइनस आप ये कह लीजिए कि रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी माइनस रूट 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए, आपको पता है ये रैशनल नंबर है। अब क्या कीजिए, इसको आपका एजम्पशन है कि ये a बाई बी इज अ रैशनल नंबर, मतलब a एंड b आर इंटीजर्स। आपने ये एजम्पशन से आगे बढ़े। अब आप इसको स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5, और ये बन जाएगा इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ये इसका, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 a बाई बी। ओके, आपके पास ये कहानी आ गई। अब आप क्या कीजिए, आप सारे इसको इधर ले जाइए। 5 माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 a अपॉन बी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसका माइनस, इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर लीजिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
5 माइनस 2 इज 3, तो -3 इज इक्वल टू 2√2 a अपॉन बी। अब सिंस a अपॉन बी इंटीजर्स है तो आप उसको उधर ले जाइए, तो b अपॉन a इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -3 इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू 2√2। अगेन ये इंटीजर्स हैं और ये रैशनल नंबर होंगे और ये भी रैशनल नंबर होंगे, तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज गोइंग टू बी रैशनल नंबर विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट 2√2 इज एन इरैशनल नंबर। तो इस तरीके से आप अपना प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बस इंस्ट्रक्शंस दिया हूँ, मैंने ये प्रूफ नहीं किया है। प्रूफ करने का मतलब होता है आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखनी है, आपको एक एक चीज़ लिखना है। आपको ये एज्यूम नहीं करना है कि टीचर को तो पता ही होगा कि मुझे पता है, ये नहीं एज्यूम करना है कि भैया एग्जामिनर को तो पता ही होगा कि मुझे क्या पता है। नहीं, आपको ये बिल्कुल भी एज्यूम नहीं करना है कि एग्जामिनर को क्या पता है, मुझे क्या पता है। आपको ये एज्यूम करना है कि किसी को कुछ नहीं पता है, आपको एक एक चीज़ लिखनी है। ओके ओके, नाउ दिस इज लिटिल टिपिकल। अभी मैंने आपको जो लास्ट क्लास में √2 √3 ये सबको रिप्रेजेंट करना सिखाया था, तो उसमें आप बड़े आराम से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए अगर आपको √x रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, और x कोई भी रियल नंबर है, मतलब √2 √3 ये सब तो बड़े आराम से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीख पा रहे थे। लेकिन अगर √9.7 √1.4 √1.3 अगर ये रिप्रेजेंट करने को आ गया तो कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इसलिए हम एक जनरल तरीका सीखेंगे इनको रिप्रेजेंट करने का। देखते हैं क्या है। देखिए, पहले मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि ये स्टेप्स क्यों सही है और हमने ऐसा क्यों सोचा। ठीक है, तो पहले आप स्टेप समझिए। स्टेप ये है कि मैं √x में, मुझे नहीं पता कि x कुछ भी हो सकता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं x यूनिट का एक लेंथ बना लिया। किस यूनिट का? x यूनिट का। मैंने इसे कहा x। ठीक है, उसके बाद मैंने 1 यूनिट का एक लेंथ बनाया और मैंने 1 यूनिट लेंथ ऐड कर दिया। ओके, तो ये जो लाइन है कितने की बन गई? x प्लस 1 की। किसकी बन गई लाइन? x प्लस 1 की। और मैंने एक सर्कल बना दिया जिसका डायमीटर क्या है? x प्लस 1। इसका मैंने डायमीटर ले लिया x प्लस 1। गौर से देखिएगा क्या किया मैंने। ये जो डायमीटर है ये हो गया x प्लस 1। अब देख रहे हो ये सर्कल बड़े आराम से, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, इसका मिड पॉइंट सेंटर होगा, तो मैंने इसका सेंटर डिफाइन कर दिया। इसका सेंटर डिफरेंट कलर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो मैंने इसको सेंटर ले लिया। तो अब मान लीजिए इसको आप कह लो A, इसको कह लो B, और ये मिड पॉइंट है जो आपका सेंटर है। M इज योर सेंटर। ओके, इस पॉइंट को आप कह लो O। क्या कह लो इसको? O। ठीक, अब मैंने O पॉइंट से ऊपर एक परपेंडिकुलर बना दिया, और ये जो परपेंडिकुलर बना ये एक्चुअली में मेरा √x निकला। अब आप सोच रहे हो कि आपको कैसे पता ये √x है, राइट? अभी मैं बता दूंगा, अभी मैं प्रूफ कर दूंगा। और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने एक कॉम्पस लिया और ये सेंटर लेते हुए आपने ये √x लेते हुए, दूसरा कलर लेता हूँ ताकि आपको दिखे क्लियरली। कौन सा कलर? ये ब्लू ही ले लेता हूँ। तो आपने यहाँ से ये कर लिया, आपने ये √x को ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से आपने ये जो √x का लेंथ लिया, यहाँ से आपने एक वो क्रॉस मार दिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, आपने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दिया, और ये क्या बन गया? ये आपका, ये मान लीजिए आपका नंबर लाइन का ओरिजिन है, ये मान लीजिए आपके नंबर लाइन का ओरिजिन है। तो ये क्या बन गया? ये √x बन गया। अब मेरा सवाल है कि मुझे कैसे पता कि वो √x है, वो हम प्रूफ कर देते हैं जल्दी से। मैं फिर से वापस इसको चेंज कर रहा हूँ ताकि हमारे लिए ये प्रूफ करना आसान हो जाए। ठीक है,
अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि ये रूट एक्स है। मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया। ओह, दिस कनेक्शन इज डिस्टर्बिंग मी। Okay, so now I have to prove that this red line, I'll just change the color so that you don't get confused. So I'll just prove that this orange line is root x. How I am going to prove it? I'll show you. आप मेरे को कॉमन सेंस से बताओ, ये जो आपका डायमीटर है इसका लेंथ क्या है? x प्लस वन, राइट? आप लोग सब मानते हो। इसका जो लेंथ है वो क्या है? x प्लस वन, ठीक। तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? x प्लस वन बाई टू। तो आप जानते हो ये लेंथ क्या है? x प्लस वन बाई टू। तो सिमिलरली ये लेंथ क्या होगा? ये रेडियस है, तो ये लेंथ क्या होगा? x प्लस वन बाई टू। अग्री? ओके। सिमिलरली ये लेंथ क्या होगा? x प्लस वन बाई टू, और इसमें वन माइनस करना पड़ेगा तो मेरा ओ एम लेंथ आ जाएगा। तो ओ एम लेंथ क्या हो जाएगा? x प्लस वन बाई टू माइनस वन। आप टू रिमाइंडर डिनोमिनेटर ले लो, तो क्या हो गया? x माइनस वन बाई टू। तो मुझे ये पता चल गया x माइनस वन बाई टू, इसको मान लीजिए आप r कह लीजिए। तो आपको पता है ओ एम क्या है? x माइनस वन बाई टू। ओ आर जो हाइपोटेन्यूस है वो क्या है? x प्लस वन बाई टू, राइट? तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ आर क्या होगा? तो आप कह सकते हो ओ आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये एम आर है, सॉरी, ये एम आर होगा। एम आर क्या है? x प्लस वन बाई टू, और ओ एम क्या है? x माइनस वन बाई टू। तो मैं कह सकता हूं ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। अब बताइए एम आर क्या है? आपको पता है एम आर इज योर रेडियस विच इज x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, एंड ओ एम क्या है? आपको पता है x माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर। आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेता हूँ, x माइनस हाफ और x प्लस हाफ माइनस x प्लस हाफ। x से x कैंसिल, हाफ प्लस हाफ इज वन, ये वन बन गया, और ये क्या हुआ? हाफ माइनस हाफ, तो ये बन गया 2x। सॉरी, अपॉन टू है सबका। तो ये क्या बन गया? x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन, तो ये बन गया x। तो आप कह सकते हो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। फिर से मैं एक बार जल्दी से ये कर देता हूँ ताकि हौच पौच ना रहे। आपको डायग्राम छोड़ के मैं सब मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम की क्लैरिटी रहे। देखो मैं डायग्राम छोड़ दिया हूँ। आपको पता है आपका जो डायमीटर था वो क्या था? फिर से सुनिए, गौर से सुनिए जो लोग मिस कर गए हैं। डायमीटर क्या था? x प्लस वन। तो इसका रेडियस क्या होगा? x प्लस वन बाई टू। तो मैंने एम आर को क्या कहा? रेडियस। रेडियस क्या हो गया? एम आर क्या हो गया? x प्लस वन बाई टू। उसके बाद आपको पता है ये एम बी भी रेडियस है। रेडियस क्या है? x प्लस वन बाई टू। और आपको पता है ओ बी क्या है? वन, क्योंकि हमने x प्लस वन ड्रॉ किया था। तो आपको पता है ओ एम क्या हो जाएगा? रेडियस माइनस वन। तो आपको पता है ओ एम क्या हुआ? ओ एम हुआ x प्लस वन बाई टू माइनस वन, विच मेक्स इट x माइनस वन बाई टू। तो आपको एम आर भी पता चल गया, ओ एम भी पता चल गया। आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ओ आर स्क्वायर आपका हाइट है। हाइट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर विच इज एम आर स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर दैट इज ओ एम स्क्वायर, राइट? एम आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। अब मैं ये डायग्राम हटा रहा हूँ और आपको ये प्रूफ कर दे रहा हूँ, ये इक्वेशन जो मैंने अभी सॉल्व किया। तो एम आर स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर क्या होगा? इसको मैं एक्चुअली सेव कर लेता हूँ ताकि दोबारा आपको मैं दिखा सकूँ। इसको मैं कट कर लेता हूँ। कट कर लिया, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है। एम आर स्क्वायर क्या है? एम आर स्क्वायर है एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, और ओ एम स्क्वायर क्या है? एक्स माइनस वन बाई टू का
होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन बाई टू, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू, ओके, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से देखिएगा 1 से 1 कट गया, यहाँ से x से x कट गया, 2x बाई टू इज x इंटू वन। तो आपको पता चल गया ओ आर स्क्वायर इज x, तो ओ आर इज रूट x। तो इसके तहत हम ये कह सकते हैं, अब मैं फिर से आपके लिए डायग्राम ले आता हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ओ आर क्या हो गया, हमारा ओ आर रूट एक्स हो गया। और हम यहाँ से कॉम्पस लेके ऐसे अगर आर्क बनाते हैं तो जो आगे जो लाइन बनेगा उसमें हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी योर रूट एक्स। तो सेम वे अगर आपको रूट 9.3 करना है तो आपको मैं जल्दी से स्टेप बता देता हूँ। आप 9.3 बनाओगे, इधर आ जाते हैं ताकि आपको पूरा स्पेस मिले। स्टेप क्या करोगे, आप 9.3 बनाओगे और फिर आप क्या करोगे, आप 1 यूनिट बनाओगे। आप कहोगे ये 1 यूनिट क्या है, ये हो गया 1, तो टोटल हो गया 10.3। 10.3 के बाद आप क्या करोगे, आप सर्कल ड्रॉ करोगे। लेट्स से आपने इससे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, आपने सर्कल ड्रॉ किया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप बोलोगे यहाँ से मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज माई रूट एक्स, रूट 9.3, और यहाँ से आप काट दोगे। क्वेश्चन आया कि आपको ये कैसे पता है कि वो रूट 9.3 है, तो आपको पता है कि आप सेंटर लोगे तो ये हो जाएगा 10.3, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 10. तो आपको पता है रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया 10.3 बाई टू, सॉरी, और ये क्या हो गया 10.3 माइनस 1 बाई टू, और आप उसके बाद ये बोल सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी रूट 9.3। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल से करना। अब आपको रैशनलाइज करना है 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। क्या करना है, 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ है, आपको इसके डेनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। तो आप उसके लिए आप बड़े आराम से रूट 3 प्लस रूट 5 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। आप देखोगे ऊपर आ जाएगा 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, और नीचे हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 3 माइनस 5। आप 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5, आई एम सो सॉरी, I have to update my gadget the moment this lockdown gets over. Okay, and upon -2, so I can say okay, this is going to be your denominator is now rationalized. Rationalize the denominator। देखिए कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। घबराने का नहीं, बिल्कुल आराम से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। ऊपर वाले को आपको हैंडल करना आता है, आप ऊपर ऐसे लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। न्यूमरेटर में आपने हैंडल कर लिया है, डेनोमिनेटर में आपको पता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का छतरी उड़ जाएगा स्क्वायर करने से, और ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर। आप देखोगे ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर। अब देख सकते हो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। बहुत ही आसान सवाल है, देखने में डरावना है, बिल्कुल ये सवाल भी बहुत डरावना सा दिखने में है, लेकिन इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो मैं ये सॉल्व नहीं करूँगा, ये आपके लिए छोड़ दूंगा, आप देख लो इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको बस हिंट दे दूंगा, आप डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, एक्स बहुत ही प्यारा सा नंबर आएगा। आप एक्चुअली में आपको इसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये अपने आप सीधे सॉल्व आउट हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जो बच्चे कन्फ्यूज़ हों उनको दिक्कत ना आए, लेकिन जो बच्चे इसको जानते हैं वो सॉल्यूशन ना देखें, वो पॉज करके खुद से सॉल्व करें। सिंपल सी बात है,
एक्स को मैं रैशनलाइज, डेनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज करूँगा तो रूट ए प्लस टू बी प्लस रूट ए माइनस टू बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऊपर से उसी चीज़ को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। और रूट ए प्लस टू बी का छतरी उड़ जाएगा और माइनस ए माइनस उसका भी छतरी उड़ जाएगा। अब देखिए बचा क्या, ऊपर अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो ए प्लस टू बी प्लस ए माइनस टू बी प्लस टू इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर, ये आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा। और डेनोमिनेटर में देखिए क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा ए से ए कैंसिल, ये बन गया फोर बी। तो आप देखिए वो उधर चला जाएगा तो बन जाएगा फोर बी एक्स इज इक्वल टू टू ए, टू बी से टू बी कैंसिल, टू ए प्लस टू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर। आप सबको इधर की तरफ ले जाइए, फोर बी एक्स माइनस टू ए इज इक्वल टू टू इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप टू कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन लेके कट कर सकते हैं। तो टू बी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर कीजिए, उसके बाद आप रीअरेंज करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा। लास्ट सवाल देखिए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सर्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो रेडिकल्स होते हैं इसको हम सर्ट्स कहते हैं। रेडिकल्स जो हम लोग देख रहे हैं उसे सर्ट्स कहते हैं। जैसे पहला मैं दिखा देता हूँ, 3 टू द पावर 1 4, 7 टू द पावर 1/6 एंड 48 टू द पावर 1/12। आइडिया है किसी भी पावर्स को कंपेयर करने का सबसे अच्छा आइडिया होता है कि हमें पावर सबका सेम कर देना है, पावर सबका सेम कर देना है। तो अगर मैं 1/4, 1/6 और 1/12 देखूं, 1/4, 1/6 और 1/12 देखूं, तो मैं इसका डेनोमिनेटर अगर मैं मुझे कॉमन करना है लेट से, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं सबको 1/12 के पावर में ले जाने की कोशिश कर सकता हूँ। कैसे, देखिए 3 टू द पावर 3/12 में लिख सकता हूँ, 7 टू द पावर 2/12 लिख सकता हूँ और 48 टू द पावर 1/12 ऑलरेडी है। अब देखिए क्या होगा, 3 स्क्वायर में अंदर रखूँगा 1/12 बाहर चला गया, 7 स्क्वायर में अंदर रखूँगा 1/12 बाहर आ रहा, और 48 ऑलरेडी 1/12 के पावर में है। अब सबका पावर सेम हो चुका है। ये हो गया 9 टू द पावर 1/12, ये हो गया 49 टू द पावर 1/12 और ये हो गया 48 टू द पावर 1/12। तो आपको पता है कि जो भी नंबर बड़ा होगा, जो अंदर बेस में बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, राइट। आप इस चीज़ को बड़े आराम से इसको कर सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए आप सारे इसको, आप सबके पावर को सेम कीजिए ताकि आप बेसिस को कंपेयर कर सकते हैं और उसके बाद आप कह सकते हैं कि कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा। जैसे कि अगर आपको मैं कहूँ कि सिंपल सी बात है, अगर 7 और 8, 7 का रूट और 8 का रूट, बताइए कौन बड़ा होगा। आपको पता है कौन बड़ा होगा, डेफिनेटली 8 का स्क्वायर रूट 7 के स्क्वायर रूट से बड़ा होगा। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं ये दिस गोइंग टू बी 9 का 1/12, 49 का 1/12 और 48 का 1/12, तो डेफिनेटली 49 का 1/12 सबसे बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में आप ये सारे सॉल्यूशंस हमें असाइनमेंट में भेज सकते हैं। जैसा कि आज डेट है 15 अप्रैल, तो आप हमें 17 अप्रैल तक ये सारी चीज़ें करके भेजें, क्योंकि हम आपका एग्जाम लेने वाले हैं आपके फर्स्ट चैप्टर का। तो इसको जल्दी से आप इसके सारे असाइनमेंट्स को ख़त्म कीजिए। एट द सेम टाइम आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीरीज़ की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको भी अच्छे से मास्टर करना है, और मैथमेटिक्स सीरीज़ में आपकी 4 एपिसोड्स हुई हैं, उसको भी अच्छे से मास्टर करना है। तो आपके टेस्ट में ये सारी चीज़ें आएंगी, आपको बहुत ही केयरफुल रहना है अपने सारे चीज़ों को लेके। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में जितनी भी 3 लेक्चर्स में जिन लोगों को जो दिक्कतें आई हैं वो आप हमें ईमेल या अपने मेंटर्स को या अपने काउंसलर्स को बता सकते हैं। मैं उस सारे डाउट्स को एक साथ कंपाइल करके नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। एट द सेम टाइम ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको गौर से देखने हैं, क्योंकि आपकी सारी टेस्ट इसी वीडियो लेक्चर्स पे बेस्ड है। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी वेरी सून। और अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। लॉकडाउन लंबा और भी जा सकता है, इसलिए घबरा नहीं है, अपनी पढ़ाई को अफेक्ट होने नहीं देना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय।